दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारत के ऐसे हालात कैसे बने कि भारत को 67 टन किलो सोना गिरवी रखना पड़ा। दोस्तों, सोना गिरवी तो 1991 में रखा गया, मगर इसके कारणों को जानने के लिए जरूरी है कि हम देश की आर्थिक हालात के साथ साथ लाइसेंस परमिट राज सिस्टम को भी सही से जानें। मगर दोस्तों, इससे भी ज़्यादा मेन मुद्दा यह है कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो क्यों लाइसेंस परमिट राज सिस्टम को लाया गया, इसको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, लाइसेंस परमिट राज जैसे मुद्दे को जानने के बाद आपकी ये समझ बन पाएगी कि ऐसी स्थिति क्यों हुई कि विश्व बाजार भारत को कर्ज देने से इनकार कर रहा था और भारतीय सरकार कुछ कर नहीं पा रही थी। भारत की आर्थिक हालात इतने बुरे कैसे हो गए। दोस्तों, 1947 में भारत आज़ाद हुआ, मगर भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भारत की आर्थिक नीति कैसी हो। आर्थिक का मतलब काम धंधे से जुड़ी नीति, पैसे से जुड़ी नीति से है, क्योंकि अंग्रेज भारत को बुरी तरह निचोड़ कर गए थे। दो विचारधाराएं उस समय और आज भी प्रमुख है। इन्हीं विचारधाराओं में लाइसेंस परमिट राज सिस्टम की जड़ें छिपी हुई हैं। एक विचारधारा है उदारवाद, जो ये मानता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है और वे अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, चाहे वे सही हो या गलत। व्यक्ति को धन अर्जन करने पर बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। व्यक्ति अपनी क्षमता से जितना चाहे उतना धन कमा सकता है, क्योंकि पैसा कमाने में व्यक्ति का अपना श्रम लगता है, इसलिए व्यक्ति को पैसे कमाने से रोका नहीं जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कमा नहीं सकता तो वह अपनी इस स्थिति यानी कि गरीबी का स्वयं जिम्मेदार है। ये उदारवादी विचारधारा का सिर्फ एक पक्ष है और इस स्थिति को आप समझ सकते हैं क्योंकि भारत उस समय आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य था, जिसमें गरीबी भुखमरी विद्यमान थी। इसी विचारधारा के विरोध में एक और विचारधारा आई, जिसे हम मार्क्सवाद कहते हैं। इसका प्रारंभिक रूप समाजवाद के नाम से जाना जाता है। इस विचारधारा को कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में दिया था। मार्क्स मेन यह चाहता था कि अमीर और गरीब जो वर्ग है उनमें समानता लाई जाए। गरीबों को अमीरों के जितने अधिकार मिले, अमीरों को जो अधिकार एक्स्ट्रा दिए गए हैं उन अधिकारों से वंचित किया जाए, और गरीबों को जो संपत्ति विहीन हो चुके हैं, जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है, उनको ये सुविधाएं दी जाए। मार्क्स ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपाहिज पैदा होता है तो उसकी इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है। क्या उस व्यक्ति को मर जाना चाहिए कि सरकार, जिसे हम राज्य भी कहते हैं, उसको उसकी मदद करनी चाहिए। कुछ लोगों ने माना कि व्यक्ति खुद मेहनत करके पैसे कमाता है और सरकार को टैक्स देता है। यदि कोई व्यक्ति बिना टैक्स दिए सरकारी सारी सुविधाएं ले ले तो उनकी यह मेहनत खराब जाएगी। इस सोच को जो मानते थे उन्हें उदारवादी कहा जाता है, और उदारवादी विचारधारा वाले कुछ देशों के नाम हैं USA, UK, फ्रांस, जर्मनी। मगर कुछ ऐसे भी देश हुए जो ये चाहते थे कि हम इस आय की असमानता को खत्म करेंगे और सभी को समान जीवन स्तर देने की कोशिश करेंगे। इन देशों में USSR का नाम प्रमुख था, जिसे आज हम रूस के नाम से जानते हैं। अब हम आते हैं भारत की तरफ। 1947 आज़ादी के समय तक अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा था, जिससे भारत बहुत निर्धन देश हो गया था। अब अंग्रेज गए, भारत आज़ाद हुआ। अब समस्या ये आई कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था को सभी देशों के लिए खोला जाए। यदि ऐसा किया जाता तो भारत कहने को अंग्रेज से आज़ाद होता, मगर कहीं ना कहीं अमीर वर्ग के लोगों का गुलाम बन जाता, क्योंकि कोई बाहरी व्यक्ति या कंपनी पैसा लगाएगी तो सरकार को उसकी बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि वह भारतीयों को नौकरी दे रहा है और इस एवज में वह सरकार से अपनी नीतियां मनवाने की कोशिश करता है, जैसा कि आज के युग में आप देखते होंगे। अब इसी समस्या को हल करने के लिए लाइसेंस परमिट राज सिस्टम को लाया गया, ताकि उद्योग, फैक्ट्री आदि सरकार की इजाज़त के बिना नहीं लगाई जा सके। इसी को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि इंदिरा के कार्यकाल को गरीबों के कल्याण का सबसे शुभ समय माना जाता है, क्योंकि गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। तो दोस्तों, लाइसेंस परमिट राज सिस्टम के तहत ये हुआ कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में पैसा नहीं लगा सकते थे। कोई विदेश कंपनी भारत के अंदर उद्योग धंधे इतनी जल्दी नहीं लगा सकती थी।
इसलिए अब सरकार का कार्य हो गया था कि वह ऐसी नीतियां बनाए जो गरीबों के पक्ष में हो। उद्योग धंधों की स्थापना की जाए जो उसमें गरीबों को नौकरी मिल सके और वह अपने जीवन के स्तर को बेहतर कर सके। इस सिस्टम के तहत भारत में विदेशी जो निवेश था वह लिमिटेड ही आता था। इसके साथ ही भारत को 2 बड़े युद्धों का सामना करना पड़ा, जिससे देश की आर्थिक रूप से कमर और टूट गई क्योंकि युद्ध का खर्चा बहुत अधिक था। 1991 के आते आते देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। भारत ने काफ़ी कर्ज पहले से ही ले रखा था। अब वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF से कर्ज की मांग कर रहा था, मगर IMF चाहता था कि भारत अपनी इकोनॉमी को खोले, तभी IMF भारत को कर्ज देगा। सत्ता में परिवर्तन हुआ, राजीव गांधी की सरकार गिरी, फिर VP सिंह की सरकार बनी। VP सिंह की सरकार गिरी और सरकार बनी चंद्रशेखर की, परंतु आर्थिक हालात वैसे के वैसे ही बने रहे। दोस्तों, अब तक आप इस कहानी के बैकग्राउंड को सही से समझ गए होंगे। अब आगे की सभी घटनाएं इसी स्थिति की अंतिम सीमा होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। मेरा नाम है सुनील। नवंबर 1990 को चंद्रशेखर की सरकार बनी। चंद्रशेखर के सलाहकार थे मनमोहन सिंह। इसी दौरान इराक कुवैत युद्ध शुरू हो गया, जिसे हम खाड़ी संकट के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध के दौरान तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। जहां भारत को तेल खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ता था, वहीं अब इसके बजाय उनको 1200 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ रहा था। इसी खाड़ी संकट की वजह से भारत में विदेशी पूंजी घटती जा रही थी और देश की आर्थिक स्थिति दिवालिया होने के कगार पर खड़ी थी। गल्फ वॉर, इराक कुवैत युद्ध में कुवैत का मित्र USA था, जिसने युद्ध के मोर्चे को संभाल रखा था। तो अमेरिका के फाइटर प्लेन को फिलीपींस से इराक आना था बमबारी के लिए, मगर जेट इतनी दूरी एक साथ तय नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने इंडिया से कहा कि वो उनको फ्यूल भरने की इजाज़त दें अपनी ज़मीन पर। USA IMF से भारत को लोन की मंजूरी दिला देगा इस शर्त पर। भारत ने USA का साथ दिया और भारत को $2 बिलियन बिना शर्त प्राप्त हुए। मगर इससे जो भारत की फॉरेन रिजर्व की समस्या थी वो थोड़े समय के लिए ही सॉल्व हो पाई, मगर ये पैसे कुछ ही समय बाद खत्म हो गए और फिर से हालात वैसे के वैसे ही आ गए। दोस्तों, RBI के गवर्नर उस समय थे S वेंकटरमणन। उन्होंने मनमोहन सिंह से ये कहा कि देश की आर्थिक हालात इतने खराब होने पे चाहे तो वे देश के सोने को गिरवी रख सकते हैं। मनमोहन सिंह ने S वेंकटरमणन को डायरेक्ट चंद्रशेखर के पास लेकर गए और सारी बातें बताई। उसके बाद चंद्रशेखर ने बात को राजीव गांधी को बताने के लिए कहा, क्योंकि राजीव गांधी उस समय विपक्ष के नेता थे। और अंत में यशवंत सिन्हा, जो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी अपनी सहमति इस मुद्दे पर दे दी। जनता को अभी सरकार के इस कदम के बारे में कुछ भी भनक नहीं है। दोस्तों, सोने को 2 बार गिरवी रखा गया। पहली बार में 20,000 किलो सोना स्विस बैंक के UBS बैंक में गिरवी रखा गया, जिससे भारत को $20 करोड़ प्राप्त हुए। दोस्तों, आप यहाँ ये सोच रहे होंगे कि ये सोना आया कहाँ से था या किसका सोना है, जनता का ये सोना तो नहीं। दोस्तों, ये सोना स्मगलिंग का था, जिसको कस्टम डिपार्टमेंट ने जब्त किया था और ये सोना SBI बैंक में पड़ा हुआ था। इसके बाद दूसरी बार 47,000 किलोग्राम सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान में गिरवी रखा गया, परंतु इसका खुलासा किया पत्रकार शंकर अय्यर ने। उन्होंने RBI की गाड़ियाँ जिनमें सोना लदा था उसकी फ़ोटो खींचकर न्यूज़पेपर में छाप दी और लिखा कि किस प्रकार देश की सरकार देश के सोने को भारत से बाहर लेकर जा रही है। इसके बाद ही ये खबर जनता की नज़रों में आई। फिर सरकार पर सवाल उठाए गए कि ऐसा कैसे हुआ कि देश की आर्थिक हालात इतने बुरी हो गई, क्यों सरकार ने ऐसी नीतियां नहीं बनाई जिससे कि ऐसी नौबत ना आए। फिर दोस्तों, इस प्रकार इस सोने के जो खेप बाहर जा रही थी इसका खुलासा हुआ। जनता के सामने आने के बाद फिर सोना दोबारा गिरवी नहीं रखा गया, मगर भारत के हालात से उभरने के लिए अब एक परमानेंट सॉल्यूशन की जरूरत थी, जो कि उन्हें मिला LPG रिफॉर्म्स के रूप में। LPG का अर्थ है यहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। दरअसल दोस्तों, देश की सरकार का सोना गिरवी रखना उस समय का उचित कदम था, क्योंकि देश की वित्त संकट से निपटने के लिए इससे अच्छा उपाय कोई और नहीं था, क्योंकि ये सोना स्मगलिंग का था और इतने सालों से भारत के रिजर्व बैंक में पड़ा हुआ था। भारत की आर्थिक हालात LPG रिफॉर्म्स होने तक ऐसे ही खस्ता रही। LPG रिफॉर्म से भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होना शुरू हुई
जिससे आज देश $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।